गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा था बेटा रूलिंग द कंट्री साइड, और ब्लू रेबेलियन हम बात कर रहे थे। ठीक है ना, किसकी बात कर रहे थे हम? ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर ब्लू रेबेलियन के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे, एंड हम पढ़ चुके थे कि व्हाट वाज द प्रोसेस एंड व्हाट वाज द रीजन। ठीक है, रीजन क्या थे और मतलब उसके क्या क्या प्रोसेस था। तो प्रोसेस एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। प्रोसेस क्या था? मार्च 1859 में क्या हुआ था? रेवत रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड। पता होगा आपको कि रेवत ने मना कर दिया था कि हम इंडिगो की कल्टीवेशन नहीं करेंगे। रेवत रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज, दे आल्सो अटैक्ड विद स्वॉर्ड, बोज, एरोज लेकर के और धनुष बाण लेकर के सब पहुंच गए थे कहां पर? उनको मारने के लिए, प्लांटर्स को मारने के लिए। ऑल्सो सोशली बॉयकट, जो लोग जो रैयत या जो जमीन कह सकते हैं फार्मर प्लांटर के साथ अभी भी काम करना चाहते थे, उनका सोशली बायकॉट किया गया था। वीमेन, महिलाओं ने तो बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। विद किचन, जितने भी बर्तन थे, पॉट्स वगैरह थे, सबको लेकर के महिलाओं ने भी साथ दिया था इस रिबेलियन में सबका। गोमास्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम आया है। गोमास्ता कौन थे? असिस्टेंट, आप कह सकते हो असिस्टेंट ऑफ प्लांटर, या पर्सन हु इज मेकिंग या कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ प्लांटर। कैश का, रिटर्न का, सब जो रिकॉर्ड रखता था वो कौन था? गोमास्ता। और गोमास्ता की क्या की गई थी बताओ? हाँ, बहुत अच्छी तरह से उनकी धुलाई की गई थी गोमास्ता की। लठियाल, आपको पता होगा लठियाल से भी डरना मना कर दिया था रैयत ने। ये तो क्या था प्रोसेस। बात करें अगर अपन कि उसकी रीजन क्या था, तो रीजन में तो आपको सिंपल पता है कि जो इंडिगो सिस्टम था बहुत बेकार था। वे ऑफ टॉकिंग था, वे ऑफ बिहेवियर प्लांटर का था वो बहुत ही गंदा था, टायरेनी था। और लोन के जो अमाउंट था या जो कैश सिस्टम था वो बहुत ही बैड था, कि कभी भी लोन से छुटकारा नहीं पा रहा था जो रैयत थे, किसान थे प्लांटर से। अब हम बात करेंगे टुडेज टॉपिक इट व्हाट इज द आउटकम, या फिर रिजल्ट क्या हुआ। ये सभी घटना हो रही थी, तोड़ फोड़ की जा रही थी, रिबेलियन बढ़ रहा था। और एक बेटा आपको ये भी याद रखना है कि इसको पावर कौन दे रहा था, बूस्ट कौन कर रहा था? भाई देखो, किसान है, फार्मर है, रैयत है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि इतनी बड़ी सेना या इतने बड़े इंग्लिश के सामने वो क्या कर दे, रिबेल या फिर रिवोल्ट या फिर विद्रोह करने की सोच भी इसकी करना तो बहुत दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकता। तो कौन उसको कर रहा था, बूस्ट कर रहा था? तो पहला मैंने कहा था जमींदार। जमींदारों को ये डर था कि हमारा जो रसूख है, हमारा जो पावर है, इट इज डिक्रीजिंग बाय द प्लांटर्स। तो वी कैन रीगेन आवर पावर, वी कैन रीगेन आवर स्ट्रेंथ आफ्टर मूविंग प्लांटर फ्रॉम हेयर। अगर प्लांटर को यहाँ से हम भगा दें, खदेड़ दें, तो जो हमारा पावर था, हमारा जो स्ट्रेंथ था, शक्ति थी, वो वापस आ जाएगी हमारे पास में। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आपको याद रखना है कि रेयट को ये लगा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चाहती है कि प्लांटर यहाँ से चले जाएं, क्योंकि प्लांटर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट डज नॉट वांट ए मॉर या फिर वंस अगेन रिवॉल्यूशन, क्योंकि 1857 से अभी भी उनको छुटकारा मिला था बड़ी मुश्किल से। तो रिजल्ट में सॉरी हम क्या देखते हैं, देखो रिजल्ट में पहला मैंने लिखा है ल्यूटेंट, या फिर आप जिसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट ल्यूटेंट की विजिट होती है, ठीक है। जो वहां का ल्यूटेंट था बिहार का, उसने विजिट किया उन एरियाज को, उन विलेजेस का, उन्होंने एरिया को वहां पर जाकर के देखा कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन, कि जो बात चल रही है क्या वो सही है, ये सिस्टम इतना टायरेनी है, इतना हॉरर है, मैं चल के देखूं तो सही। और गवर्नर की जब विजिट होती है तो जो रेट से है, जो किसान है, वो ये सोचते हैं कि इट्स लाइक ए सिंपैथी, और ये आप कह सकते हो एक्स्ट्रा बूस्ट जिसको मिलना होता है। भाई अगर मान लो कोई भी गवर्नर किसी गांव में जाता है, किसानों से मिलता है, पूछता है, तो किसान को क्या सोचते हैं कि अरे अब तो जो गवर्नमेंट है वो भी हमारे साथ है, तो इनको मार कर के यहाँ से भगा दो। तो
गवर्नमेंट की विजिट होती है, ल्यूटेनेंट या फिर लेफ्टिनेंट की विजिट होती है उन एरियाज में वेयर द प्रॉब्लम इज रेजिंग सो हाई, या फिर आप कह सकते हो रिवोल्यूशन बहुत हाई था जहां पर। उसके बाद में क्या होता है, देखो बारासात एक जगह है वेस्ट बंगाल में, ठीक है बेटा, बारासात एक जगह है वेस्ट बंगाल में। ल्यूटेनेंट के विजिट के बाद में, और वहां के जो मजिस्ट्रेट थे एस्ले एडन, क्या नाम था उनका, एस्ले एडन। एस्ले एडन ने एक नोटिस इशू किया, ठीक है। लेफ्टिनेंट की विजिट के बाद में एस्ले एडन ने एक नोटिस इशू किया, और इस नोटिस में साफ तौर से ये लिखा हुआ था कि रेट वुड नॉट बी कंपेल्ड फॉर इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी किसान जबरदस्ती इंडिगो का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, उसको साइन करने के लिए बाध्य या मजबूर नहीं होगा। इन सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि नो वन इज फोर्स्ड टू साइन एन एग्रीमेंट ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन या इंडिगो क्रॉप। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी किसान अगर उसकी इच्छा है, अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं चाहे तो उसको किसी प्रकार से दबाव उसके ऊपर नहीं दिया जा सकता। दूसरा, हम क्या इससे क्या माने कि किसानों को बहुत बड़ा एक मतलब एक जिसको बोलते हैं हिम्मत मिल रहा हुआ कि अरे अब तो गवर्नमेंट भी हमारे साथ है, गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि हम अंग्रेजों का साथ दें ना कि प्लांटर्स का। उसके बाद बेटा क्या होता है, दूसरा स्टेप ये आता है कि एक इंडिगो कमीशन वॉज सेटअप, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिगो कमीशन वॉज सेटअप, और उस कमीशन का उनको राइट दिए थे कि आप यू गो टू द विलेजेस या यू गो टू द रेट्स एंड आस्क देयर प्रॉब्लम्स। आप वहां पर जाइए और उनकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उनको सुनिए। अगर वो सही है तो वी वुड टेक द एक्शन अगेंस्ट द प्लांटर्स, ठीक है। और इंडिगो कमीशन एक सेटअप होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और इंडिगो कमीशन ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, जांच पड़ताल की, निरीक्षण किया, तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने 2-3 पॉइंट क्या कहा कहे, उन्होंने एक तो ये कहा कि प्लांटर्स आर गिल्टी। इंडिगो कमीशन ने ये बात कही थी, प्लांटर्स आर गिल्टी, कि जितने भी प्लांटर हैं वो दोषी हैं। साफ तौर से उनको दोषी ठहराया गया कि आपका जो वे ऑफ बिहेवियर था, वे ऑफ एग्रीमेंट था, या आपके जितने भी मेथड थे, दे ऑल वर मतलब नॉट एक्सेप्टेबल थे वो, ठीक है, वो मानने के लायक बिल्कुल थे ही नहीं। इसके अलावा इंडिगो मेथड नॉट प्रॉपर, उसने ये भी कहा कि इंडिगो का जो मेथड था, मेथड ऑफ कल्टीवेशन था, एग्रीकल्चर करने का जो तरीका था, वो भी बहुत ही प्रॉपर नहीं था। मतलब एक जबरदस्ती, आपको याद होगा मैंने कहा था कि 25% पर रेट को कल्टीवेट करना होता था इंडिगो, तो ये मेथड भी उसने क्या कहा था, मतलब उसने कहा कि इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। इसके अलावा कमीशन ने ये कहा, ये बड़ी बात थी, देखो ये और ये दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कमीशन की तीसरी बात ये कही, कमीशन ने ये कहा, कमीशन आस्क टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, कि यद्यपि या फिर मे बी आप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो तो एज पर लॉ, एज पर एग्रीमेंट यू हैव टू पे द मतलब रेंट, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है वो तो आपको पे करनी होगी, लेकिन रेट कैन रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो फ्यूचर इन फ्यूचर। ये बहुत मतलब एक आप कह सकते हो मेंटली जीत जिसको बोलते हैं ना राइट्स की, किसानों की, कि जितना अमाउंट है वो तो आप भर दो, बट इसके आगे से आप किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं होंगी। यू आर नॉट कंपेल्ड या फोर्स टू ग्रो इंडिगो। आपकी इच्छा है तो आप इंडिगो की खेती करिए, नहीं तो आप नहीं करेंगे। और इस प्रकार से ये इंडिगो रिवोल्यूशन वहाँ पर होता है। मतलब हमने क्या क्या देखा बेटा, हमने देखा प्रोसेस क्या था, हमने देखा उसके कारण क्या थे, एंड लास्ट और उसके आउटकम क्या क्या है। आउटकम में आपको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि ल्यूटेनेंट विजिट टू द नियर एरिया ऑफ बंगाल वेयर इंडिगो क्रॉप्स इज कल्टिवेटेड,
and then a commission has been held that this name is Indigo Commission. Moreover, Barasat magistrate Ashley Eden visited the site of indigo crop and he issue a notice, और उस नोटिस में साफ तौर से ये लिखा हुआ था कि rate would not be compelled or forced to agreement the indigo प्लांटेशन या फिर इंडिगो क्रॉप आप कह सकते हो। उसके बाद में कमीशन ने क्या कहा था? कमीशन ने पहली बात कही थी बेटा कि गिल्टी हैं कौन? प्लांटर्स, यानी जो खेती करवाते थे वो क्या है? दोषी हैं, गिल्टी हैं। क्या इंडिगो का जो मेथड था वो प्रॉपर था? नो, इट वाज नॉट प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर था, ये प्रॉपर नहीं था। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट की मनी क्या पे करनी पड़ेगी? यस, रेट हैज टू पे द कॉन्ट्रैक्ट मनी, बट फ्यूचर में क्या वो रिफ्यूज कर सकते हैं? यस, दे कैन रिफ्यूज इन फ्यूचर टू ग्रो द इंडिगो। ये बातें कहा गई थी किसमें? इंडिगो कमीशन में। इसके बीच में और क्या होता है बेटो? इसके बीच में ये होता है कि इंटेलेक्चुअल जो राइट्स होते हैं वो भी आते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि देखो 1857 रिवॉल्यूशन जो था, आज़ादी तो थी, वो हमें बिल्कुल एकदम किनारे पर जाके हम वापस आ गए। आज़ादी हमें 1857 में मिलने वाली थी, लेकिन बहुत सारे रीजन हो गए जिसकी वजह से हम वो मौका हमारे हाथ से छूट गया। तो एक कसक जिसको बोलते हैं ना, टीस, एक मलाल था हर एक मन में कि काश हम आज़ादी ले पाते। 1859 का जो रेवोल्यूशन सुना राइटर्स ने, ब्लू रेबेलियन सुना, तो उनके मन में एक और मतलब आस जगी कि यार अब तो वापस हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको और ज़्यादा बढ़ावा दें। तो जितने भी बेटा राइटर थे, जितने भी जो स्टोरियन थे, उन्होंने ऐसे लिखे, पोइम लिखी, कहानियाँ लिखी, इससे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने 3 बातें कही। अपने जितने भी उनके सॉन्ग थे, अपने जितने भी एसेज थे, उनमें 3 बातें उन्होंने मेन लिखी थी। एक तो लिखी थी मिजरी ऑफ रैट। उन्होंने लिखा कि मिजरी ऑफ रैट मतलब जो किसानों की या रैट की दयनीय स्थिति जिसको बोलते हैं, बहुत बुरी वाली, गंदी वाली स्थिति उन्होंने अपने सॉन्ग्स में सुनाई या गाना गाया, कहानियाँ लिखी, ब्लॉग्स लिखे, पेपर में छपवाया, ये सब उन्होंने लिखा था इंटेलेक्चुअल राइट में। इसके अलावा उन्होंने क्या लिखा था? दूसरा उन्होंने लिखा टायरेनी ऑफ प्लांटर। टायरेनी ऑफ प्लांटर का मतलब होता है जो प्लांटर्स जो थे उनकी जो क्रूरता थी, उनकी जो अत्याचार उन्होंने कितने किए थे, वो सभी उन्होंने लिखा था। इसके अलावा उन्होंने लिखा था हॉरर ऑफ इंडिगो। इंडिगो का जो डर था, हॉरर था, जो भूत था, वो किस प्रकार से लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, कितना वो डरे हुए थे, सहमे थे, पीड़ा वो सहन कर रहे थे। ये सब बातें उन्होंने राइटर्स ने अपनी पोएम में, ऐसे में ये स्टोरी में लिखी थी। तो इस प्रकार से इंडिगो ये रिबेलियन था। इसके बाद में क्या होता है कि 19th सेंचुरी के आसपास आते आते सिंथेटिक डाई जिसको बोलते हैं ना, लैब में जो प्रिपेयर होती है, सिंथेटिक डाई प्रिपेयर होनी हो गई थी, और इंडिगो का जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया था? बिल्कुल कोलैप्स हो गया था, लो हो गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था। तो बंगाल में वैसे भी इंडिगो खत्म हो गई थी, ठीक है, और कमीशन ने भी मना कर दिया था कि भी इंडिगो बोने के लिए कोई भी बाध्य नहीं करेगा। इसका क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये आया कि जो प्लांटर अभी भी दे वांट अर्न मोर प्रॉफिट, मोर मनी। अभी भी वो तो देखो पैसा कमाना चाहते थे, तो वो बंगाल से कहाँ शिफ्ट हो गए? बंगाल टू बिहार। इंडिगो जो कल्टीवेशन था वो कहाँ शिफ्ट हो गया था? बंगाल से कहाँ हो गया था बेटा? बिहार में। और आपके बाद में आएगा कभी टॉपिक कि बिहार में ही एक चंपारण मूवमेंट होता है इन 1917, जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। रामचंद्र शुक्ल जो एक किसान थे, वो बार बार आके मिले गांधी जी से कि आप प्लीज़ हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो। तो गांधी जी वहाँ जाते हैं, और वहीं पर जैसे इंडिगो रिबेलियन हुआ था बंगाल में, वैसे बिहार में, याद रखना, बिहार में क्या होता है? चंपारण मूवमेंट 1917। ये हॉल एंड सोल आइडिया आपका है इस चैप्टर का। इसके साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक हॉल एंड सोल आइडिया दूंगा इस चैप्टर के बारे में, ताकि आपको बेसिक चीज़ें जल्दी से
लर्न हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, लर्न करिए। टेक केयर।